हेलो एवरीबॉडी, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। H.G. वेल्स के नॉवल द इनविजिबल मैन से लिया हुआ ये चैप्टर ग्रिफिन नाम की साइंटिस्ट की स्टोरी है। ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन लाइफ में कोई सिस्टम नहीं, लॉलेस पर्सन है। कोई मॉरलिटी नहीं लाइफ में, सिर्फ अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर ही ध्यान देने वाले ग्रिफिन एक बहुत लंबे समय से एक फॉर्मूला की तलाश में जिससे बॉडी इनविजिबल हो जाए, और उनकी ये तलाश पूरी हुई। वो डिस्कवर कर पाए एक ऐसा फॉर्मूला जिससे बॉडी इनविजिबल हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को मिसयूज करना शुरू कर दिया। He stole things, hurt others and did all kind of wicked deeds। अपने इस डिस्कवरी के बाद उन्होंने चोरी, लूटपाट, धोखाधड़ी, हर प्रकार का अपराध कर डाला। ईश्वर ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई है इस धरती पर मनुष्य, और मनुष्य के पास में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसका ब्रेन। लेकिन एक मनुष्य जब अपने इस ब्रेन का यूज बुरे कार्यों में लगा देता है तो कैसे वो स्वयं के लिए भी विनाश का कारण बनता है और दूसरों के लिए भी विनाश का कारण बनता है। यही इस नॉवल के जरिए H.G. वेल्स ने हमें बताने का प्रयास किया है। Now ready for the summary of the story? The chapter starts with the two boys who saw fresh footprints of an invisible man in the streets of London। ये कहानी लंदन की गलियों से शुरू होती है, जहां दो लड़के चौंक जाते हैं अपने सामने फ्रेश फुटप्रिंट्स को देखकर। These footprints were of a lawless scientist named Griffin। ये फुटप्रिंट्स उस लॉलेस साइंटिस्ट के ही थे जिसका नाम ग्रिफिन था। He discovered a rare drug which could make him invisible। ग्रिफिन ने एक ऐसी रेयर ड्रग बना ली थी जिससे उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई थी। His landlord disliked him and tried to reject him। उसकी इसी सनक की वजह से उसका लैंडलॉर्ड उसको पसंद नहीं करता था, उससे जल्दी छुटकारा पाना चाहता था, और अक्सर दोनों के बीच बहस होती रहती थी, झगड़ा होता रहता था। So in revenge, Griffin set fire to the house, he swallowed drug and removed his clothes to become invisible। इसीलिए ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट ने जैसे ही वो फॉर्मूला पाया इनविजिबल होने का, अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी और अपने क्लॉथ्स वगैरह हटा के इनविजिबल बन गया। नाउ ही वॉज ए होमलेस। अब वो बेघर, वॉन्डरर, बस यहाँ वहाँ भटकने वाला, घूमता रहा, भटकता रहा, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। भटकते भटकते अचानक उसका पांव कीचड़ में गिर गया, जिसका परिणाम यह निकला कि जब वो सड़क पे चले तो वहां फुटप्रिंट्स बनते चले गए। यही फुटप्रिंट्स उन दो लड़कों को आश्चर्य में डाले हुए थे। उन्हें वहां फुटप्रिंट्स तो नजर आ रहे थे, लेकिन ये जिसके फुटप्रिंट्स थे वो व्यक्ति ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये फुटप्रिंट्स गायब हो गए। जैसे ही वो कीचड़ पांव से सूखा, सड़क पर फुटप्रिंट्स बनना बंद हो गए और वो लड़के अपने रास्ते पर लौट पड़े। वहीं ग्रिफिन wandered in the streets of London। वो लंदन की उन गलियों में भटकता रहा, चलता रहा। He faced cold weather and felt the need of clothes and food। उन्हें कपड़ों की, भोजन की जरूरत महसूस होने लगी। ठंड का मौसम था, जनवरी का सीजन था, ये ठंड तो होनी थी, वो भी लंदन। He slept inside a big London store for warmth। थोड़ी गर्मी पाने के लिए लंदन के बड़े से मॉल में घुस गए वो। He fitted himself out with warm clothes। वहाँ जब सब चले गए तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को कुछ कपड़ों से गर्मी लेने के लिए निर्णय लिया। पूरे विजिबल बन गए उन गर्म कपड़ों को पहनकर। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person। Shoes, overcoat, hat सब लगाकर completely इनविजिबल होने के बाद फर्स्ट टाइम वो विजिबल हुए। उसके बाद उन्होंने किचन में जाकर, जो रेस्टोरेंट पार्ट था उस मॉल का, वहां जाकर उन्होंने भोजन लिया।
नाउ ही फेल asleep ऑन द pile ऑफ quilts, और फिर वहीं एक तरफ जाके रजाइयों का ढेर लगा हुआ था, जहां जाकर वो लेट गए, सो गए, ये सोचकर कि सुबह किसी के आने से पहले वो जग जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो सुबह टाइम से नहीं उठ पाए। द स्टोर अटेंडेंट्स gave him a chance, but he made himself free by removing his clothes. सुबह के अटेंडेंट्स वहां आ गए, ग्रिफिन को देखकर, विजिबिलिटी में देखकर वो उसके पीछे पड़े, लेकिन बड़ी आसानी से ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतार कर अपने आप को उनसे बचा लिया, भाग गए वहां से। Then he entered a theatrical company where he dressed up again and looted some money from the shopkeeper. उसके बाद वो theatrical company वाले एरिया में चले गए, जहाँ जाकर उन्होंने विजिबल बनने के सारे कॉस्ट्यूम वगैरह कलेक्ट किए और शॉपकीपर को भी उन्होंने लूटा और उसके पैसे लेकर फुल्ली ड्रेस्ड अप होकर वो वहाँ से निकलने की सोचने लगा। He wanted to live freely without any disturbance. वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अब जीना चाहते थे। So he caught a train to Epping village and hired a room at the inn. इसलिए उन्होंने तुरंत ही ट्रेन पकड़ी और लंदन के गांव इपिंग में जाकर एक रूम बुक कर लिया, एक होटल में, इन में। वहां सर्दियों में किसी अनजान व्यक्ति को आए देख सभी चौंके हुए थे, लेकिन जैसे ही पता चला एक साइंटिस्ट है, सबका मानना था साइंटिस्ट तो वैसे ही सन के होते हैं, तो किसी ने ज्यादा उनसे सवाल जवाब नहीं किए। वो वहां आराम से रहने लगी। लेकिन इनके पास जो पैसा था वो लूट का था, मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं था, तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहा वो पैसा। जैसे ही वो पैसा खत्म हुआ, he again had to rob a clergyman of his money. आगे के पैसों के लिए उसे फिर से अपराध करना पड़ा, लूटना पड़ा। वहीं होटल के क्लर्गीमैन कपल का पैसा उसने चुरा लिया। क्लर्गीमैन, जिसको हम फादर या पादरी भी कहते हैं, उनका पैसा चुरा लिया। After some time, Mr. and Mrs. Hall visited his room when they found the door of the room open. उसके बाद मिस्टर और मिसेज हॉल, जो कि वहाँ के होटल के ऑनर थे, वो वहाँ जाकर उन्होंने जैसे ही देखा कि साइंटिस्ट का रूम खुला था तो उसको सर्च किया। They found nobody inside. वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आया। But the chair and other things in the room became alive. लेकिन उनके कमरे की जो चीजें थी, चेयर हो या दूसरी चीजें हो, सब अलाइव हो गई। The head lying on the bedpost leapt up and dashed itself into the face of the landlady. इनविजिबल मैन की जो हेड वहां रखी थी वो हवा में उड़कर लैंडलेडी के चेहरे की ओर गई। Then the bedroom chair became alive and it pushed the innkeeper and his wife out of the room. और चेयर से धकेलते हुए उस होटल की मालकिन को उसने बाहर कर दिया कमरे से। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. लगभग गिर ही जाने वाली थी मिसेज हॉल बाहर सीढ़ियों से नीचे। कैसे जैसे करके वो बची। She thought that it was matter of witchcraft. She was convinced that the room was haunted by spirits and the stranger and somehow caused these to enter into her furniture. उनको लगने लगा कि जरूर उनके रूम में किसी जादू टोने का साया है, कुछ आत्माएं यहाँ पहुंच गई है। घबराने लगी क्योंकि उनके फर्नीचर के साथ जो कुछ हो रहा था वो सब उन्हें इसी दिशा में सोचने पर विवश कर रहा था। By the time the news of robbery spread and everybody suspected the scientist. लेकिन अब समय आ गया था जब सभी लोगों को इस रॉबरी की बात पता चल गई, जो कुछ साइंटिस्ट के रूम में हुआ उसकी बात पता चल गई और सब लोगों को उसी साइंटिस्ट पे ही सस्पेक्ट हुआ। The suspicion grew stronger when he produced ready cash, whereas he had accepted some time before that he did not have money. ये शंका उनकी और मजबूत हो गई, यकीन में बदलने लगा ये शक, जब ग्रिफिन ने लाकर आगे का किराया होटल मालकिन के सामने रखा, जबकि कुछ समय पहले ही उसने जाकर एक्सेप्ट किया था कि उसका पैसा खत्म हो गया था, उसके पास 1-2 दिन में चेक आने वाला है, तब वो दे देगा।
लेकिन यहाँ तो थोड़ी देर में वो पैसा ले आया। गलती कर बेटा साइंटिस्ट, अपने इनविजिबिलिटी पर इतना और कॉन्फिडेंट हो गया कि उसको पता ही नहीं रहा कि यहाँ ये उसकी बहुत बड़ी गलती हो गई। और जितने भी लोग थे वहाँ, इनमें सबको यकीन हो गया कि इन सब घटनाओं के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ था, और वो था साइंटिस्ट ग्रिफिन। द विलेज कांस्टेबल वॉज सेंट फॉर। इस दौरान गांव के कांस्टेबल को बुला लिया गया, उसको कॉल कर दिया गया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist and asked how he came out of an empty room and how he entered a locked room. लेकिन कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेज हॉल सीधी साइंटिस्ट के पास जाकर उससे सवाल जवाब करने लगी कि तुम उस बंद कमरे में कैसे गए, बंद कमरे से तुम बाहर कैसे आए। The scientist lost his temper when he faced questions from Mrs. Hall. जैसा कि हम कह चुके, साइंटिस्ट वैसे ही सन की होते हैं, ऊपर से वो ग्रिफिन जैसा साइंटिस्ट, तो वो अपना नियंत्रण खो बैठा मिसेज हॉल के प्रश्नों के सामने। उसको धमकाता हुआ मिसेज हॉल को कहने लगा कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। ये कहता हुआ he threw off the bandages, spectacles and false nose. This made his head invisible. उसने अपनी बैंडेज उतार दी सिर की, स्पेक्टेकल्स फेंक दिए, फॉल्स नोज वगैरह सब हटा दिए, और नाउ वो एक हेडलेस पर्सन था, सिर बिना बन गया वो इनविजिबल। स्ट्रक्चर था बॉडी का, सिर नहीं था। लोग घबरा रहे थे कि बिना सिर वाला व्यक्ति। इसी दौरान कांस्टेबल वहां पहुंच गया। When the constable Mr. Jafar is there, जब कांस्टेबल मिस्टर जाफर वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि बिना सिर वाले व्यक्ति को अरेस्ट करना, लेकिन वो भी अपनी ड्यूटी के प्रति बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे। सो उन्होंने तय कर लिया कि जो भी हो, चाहे हेड हो या ना हो, मैं इस व्यक्ति को अगर ऑर्डर मिला है तो गिरफ्तार करूंगा। Then he tried to get hold of him, but Griffin outsmarted him by throwing away his clothes again. जाफर ने जैसे ही ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की, ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया और इनविजिबल बन गया। और तब सब लोगों ने मिलकर जाफर की मदद की किसी तरह ग्रिफिन को पकड़वाने में। लेकिन वो जैसा कि इनविजिबल हो चुका था, उसने इसका फायदा उठाया। Knocked down the constable out of sense. The people who tried to help the constable received the blows nowhere. उसने कांस्टेबल पे भी प्रहार किया। जिन लोगों ने उसे पकड़ने के लिए कांस्टेबल की मदद की, सबको उसने पता नहीं कहां से चोट मार मार के घायल कर दिया। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये हमला कहां से हो रहा था। Thus he again escaped from the scene unnoticed. और इस प्रकार वह वहां सबको पीट कर भाग गया वहां से। Now, students, you have understood well कि कैसे एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी का मिसयूज किया और लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया, अपराध की दुनिया में चल पड़ा। लेकिन इस प्रकार का जीवन जीने वाला व्यक्ति खुद सुखी नहीं रहता है, मुसीबतों से हमेशा घिरा रहता है, भागता रहेगा। ग्रिफिन कभी यहाँ कभी वहाँ मुसीबतों में फंसता रहेगा और अंत में उसके इस अपराध की सजा उसे जरूर मिलेगी, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल वो यहाँ से जा चुका था। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।